ॐ राष्ट्रं नः पश्चातादाराष्ट्रं पुरस्तादाराष्ट्रं वादरास्तात् दक्षं दादनमेवं विश्ववारं राष्ट्रं जामिरामिनं चेन्नु विद्मः अणव्यो नैनवन्ति रक्तं पतयो सिंहस्य पातवे यो नो राष्ट्रं प्रदीप्सति महोराष्ट्रस्य धीमहि वरीयो द्युम्नवरदनं धियस्तन्नः प्रचोदयात्। भारतीय स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। राजस्थान संस्कृत अकादमी आज़ादी के इस पावन पर्व पर अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। अमृत महोत्सव के आयोजन की इस कड़ी में मैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उन अज्ञात नायकों के विषय में आपको इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों की प्रस्तुति कर बताना चाहूँगा कि किस प्रकार राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना महनीय योगदान इसमें दिया। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन प्रायः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर ही चलता रहा। यद्यपि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन मुगल काल में प्रारंभ हो चुके थे और उस समय महाराणा प्रताप ने, जो कि राजस्थान की इस वीरभूमि के ऐसे नायक हैं जो हमेशा के लिए प्रेरणादायी रहे, और स्वतंत्रता सेनानियों ने उनके जीवन से, उनके शौर्य से, उनके त्याग से, उनके पराक्रम से अत्यंत प्रेरणा ली और उसी प्रेरणा का परिणाम रहा कि दीर्घकालीन स्वतंत्रता आंदोलन में वे डटे रहे और अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली। हम देखते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास हुए मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल में, उसमें जो प्रारंभ हुआ वो 1857 की क्रांति से माना जाता है। 1857 की क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसने पहली बार अंग्रेज़ों को अपने राष्ट्रीय स्वरूप का प्रदर्शन करके बता दिया था कि भारतवासी अब संगठित हो चुके हैं। यदि हम 1857 की परिस्थितियों को देखें तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और राजस्थान में जो एजीजी थे वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। देखिए, जो सरकार की नीति थी वो बड़ी दमनकारी थी उस समय, और वो ये चाहते थे कि हम भय के बल पर भारत में अपने पैर जमाए रखें, अपना शासन जमाए रखें। उस समय राजस्थान में शासन के लिए इन्होंने जो व्यवस्था की थी उसमें 3 रेजिडेंसियाँ इन्होंने स्थापित की थी, 5 एजेंसियाँ स्थापित की थी, उन्होंने पॉलिटिकल एजेंटों की स्थापना की थी और इनके अलावा 6 सैनिक छावनियाँ इन्होंने जो है वो बनाई थी जिनमें सैन्य दल नियंत्रण के लिए रखा गया था। इनमें नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा और इस प्रकार से 6 स्थानों पर ये छावनियाँ बनाई गई थी। इनमें 1857 में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ सबसे पहले नसीराबाद से शुरू हुआ। नसीराबाद में 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई। यद्यपि मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन राजस्थान में उसके 18 दिन बाद नसीराबाद में पहली बार ये जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ। नसीराबाद में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ इसमें जो रेजिमेंट थी वहाँ पर वो थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, जिसके आंदोलनकारियों ने इस आंदोलन को बड़ा व्यापक रूप प्रदान किया और इस आंदोलन में वे सफल भी हुए। सफल होकर के वो दिल्ली की ओर कूच करने लगे, लेकिन उसके बाद में 2-3 दिन बाद इनको वापस जो है वो दमन कर दिया गया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि 31 मई को, यानी इसके 3 दिन बाद भरतपुर में क्या है कि यही 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया
भरतपुर में जो विद्रोह प्रारंभ हुआ उसका रूप भयानक था। 3 जून को नीमच में विद्रोह हुआ और इसके नेता थे हीरा सिंह, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हीरा सिंह ने नीमच के अंदर, जो कि उस समय तोपखाना रेजिमेंट थी वहाँ पर, और तोपखाना रेजिमेंट में क्या है कि सरकार का ये निर्देश था कि कोई भी उसका सदस्य या उसका जो कार्यकर्ता था वो क्रांतिकारियों में शामिल नहीं हो सकता था। लेकिन हीरा सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जो क्रांतिकारियों में सम्मिलित हुए, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और उस नेतृत्व को सफल बनाने में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। इसके बाद में 5 जून को देवली में जो नसीराबाद छावनी थी, उसके पास ही देवली छावनी है, तो देवली में जो सैनिक छावनी थी वहाँ पर विद्रोह हुआ। इसमें नेतृत्व किया टोंक के मीर खां ने। मीर खां जो है वो बहुत देशभक्त थे और इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। देखिए, टोंक में उस समय वजीरुद्दौला नवाब थे और वो ब्रिटिश सरकार के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को कुचलने का पूरा प्रयास किया। लेकिन मीर खां ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने दल को इतना सशक्त बनाए रखा कि उसने पूरा प्रण लगा करके, प्राणों की बाजी लगा करके और लोहा लिया। इसके बाद में 11 जुलाई को अलवर में जो है ये क्रांति हुई। इसके बाद फिर 9 अगस्त में अजमेर के अंदर जो केंद्रीय कारागार था वहाँ पर क्या है कि इस क्रांति को बल मिला। सभी कारागारियों ने विद्रोह कर दिया और इसके बाद में कई जो कारागार के अंदर जो क्रांतिकारियों को जो कैद किया गया था इसके पिछले दिनों में, तो उन्होंने भी कारागार से मुक्ति पा ली। इसके बाद में 11 अगस्त को एरिनपुरा छावनी में, जहाँ पर कि जोधपुर लीजियन बटालियन थी, उसने इस क्रांति को बहुत अच्छा रूप दिया और वहाँ पर भी क्या है कि क्रांतिकारियों का जो कार्य था वो बड़ा सराहनीय रहा। इसके बाद 21 अगस्त को आबू में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और वहाँ मोती खां का नेतृत्व मुख्य रूप से रहा। इसके अलावा शीतल प्रसाद और तिलक राम, ये 2 व्यक्ति और थे जिनका नेतृत्व सराहनीय रहा। इसके बाद में 8 सितंबर को बिठोवा में कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। कुशाल सिंह वस्तुतः अत्यंत कुशल नेतृत्व रखते थे, जिन्होंने 2 बार इस नेतृत्व की बागडोर संभाली, एक बिठोवा में और दूसरी 18 सितंबर को आहुआ में। आहुआ के अंदर जो इनका स्वरूप था, जो इनका नेतृत्व था, वो बड़ा ही सराहनीय था और उस समय क्रांतिकारियों ने जो कार्य किए वो अत्यंत अद्भुत थे। इसके बाद में 5 अक्टूबर को धौलपुर के अंदर जो है वो विद्रोह हुआ। धौलपुर में रामचंद्र और हीरालाल, ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व संभाला। इसके बाद 15 अक्टूबर को कोटरा में विद्रोह हुआ। कोटरा के अंदर मेराव खान, जयदयाल, गुल मोहम्मद, अकबर खां, अंबर खां, मोहम्मद खां, ये जो व्यक्ति थे वो इस 1857 की क्रांति का सूत्रपात करते रहे। उल्लेखनीय ये है इसमें कि हमारे इस 1857 के जो विद्रोह में राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे, इनमें जो उल्लेखनीय सबसे मुख्य व्यक्ति रहे, सबसे पहले तो जो नाम आता है वो बीकानेर के अमरचंद भाटिया का आता है, जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके बाद में जो है दूसरा उल्लेखनीय नाम है मेराव खान का, गुल मोहम्मद का और जयदयाल का। इनको कोटरा में फांसी दी गई थी। तो ये ऐसे नायक हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त भी और कई कार्य हुए। बाद में जो प्रारंभ हुआ वो किसान आंदोलनों के माध्यम से हमारी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। देखिए, 40 साल के बाद, यानी 1857 को जब 40 साल बीत गए तो 1897 में हमारे यहाँ किसान आंदोलनों का प्रारंभ हुआ। ये किसान आंदोलन इसलिए प्रारंभ हुए क्योंकि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर इतने अत्याचार किए और कृषि प्रधान उस समय देश था, एकमात्र कृषि ही जो है उनका सब कुछ थी। आर्थिक सारी नींव जो है देश की कृषि के ऊपर निर्भर थी और कृषि के ऊपर उन्होंने मनमाने जो है वो कर लगा रखे थे।
तो इसलिए क्या है कि किसानों का स्वाभाविक रूप से विद्रोही बनना अनिवार्य हो गया था और इसीलिए क्या है कि किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रही वह रही साधु सीताराम की। सीताराम साधु ने लगभग 20 वर्ष तक किसानों को संगठित बनाने का कार्य किया और ये राजस्थान में सीकर जिले में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, इनमें क्या है कि इन्होंने क्रांतिकारियों के ऐसे संगठन खड़े किए किसानों के जो ब्रिटिश सरकार से लोहा ले सकते थे। ये जो किसान आंदोलन है इसका काल बड़ा लंबा रहा है। ये 1897 से प्रारंभ हुआ और 1941 में जाकर के ये रुका। तो देखिए 44 साल का बहुत दीर्घ काल है, जिस काल की अवधि में ये जो है संघर्ष जो चला उसने उन दूसरे संघर्षों को भी बल दिया जो हमारे राजनीति के क्षेत्र में जो नेतृत्व कर रहे थे और उन लोगों ने भी जो नेतृत्व छेड़ रखा था उसको भी इन्होंने जो है वो पर्याप्त बल प्रदान किया। लेकिन 1920 में गांधी जी का आंदोलन भी शुरू हुआ था और महात्मा गांधी भी सक्रिय हो गए थे, इसलिए उन्होंने क्या है कि अपने आंदोलनों की शुरुआत 1920 से की। और देखिए राजस्थान की भूमि पर 1920 में पहली बार महात्मा गांधी जो है वो आए थे। तो झुंझुनू से आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। और देखिए 1925 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसको नीमूचाणा हत्याकांड कहते हैं। ये नीमूचाणा हत्याकांड ऐसा था कि जिसमें लगभग 1500 क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे थे और ब्रिटिश सैनिकों ने उनका दमन करने के लिए चारों तरफ मशीन गनें लगा रखी थी और उन्हें एक साथ क्या है कि भून दिया गया था। जब गांधी जी ने ये सुना तो गांधी जी रो पड़े। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने इसके लिए लिखा था डायरीज में डबल डिस्टिल्ड, यानी यहाँ पर जनरल डायर ने जो क्या है कि जलियांवाला बाग में जो कार्य किया था उसी की ये पुनरावृत्ति है और ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसा महात्मा जी ने अंग्रेज सरकार को लिखा था। लेकिन अंग्रेज सरकार कहाँ मानने वाली थी। अंग्रेज सरकार ने जो कार्य किए वो कार्य तो भारत के लिए दमनकारी ही थे, इसलिए क्या है कि आंदोलन शांत नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ वो झुंझुनू में इतने प्रबल रूप में सामने आया, सत्याग्रह आंदोलन का रूप। और इस सत्याग्रह आंदोलन में जो झुंझुनू से प्रारंभ हुआ इसमें जो उल्लेखनीय क्रांतिकारी थे वो थे पंडित ताड़केश्वर शर्मा। आप सत्याग्रह आंदोलन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने क्या है कि झुंझुनू में ही नहीं अजमेर में भी आपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और आप एक समाचार पत्र भी आपने निकाला ग्राम नाम से। और ये समाचार पत्र की विशेषता ये थी कि ये समाचार पत्र आप क्या है कि हाथ से ही तैयार करते थे। हस्तलिखित समाचार पत्र पहला समाचार पत्र था, हस्तलिखित समाचार पत्र जो राजस्थान में प्रारंभ हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये क्या है कि बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा योगदान है। और व्यक्तिगत रूप से वो क्या है कि क्रांतिकारियों तक इसको पहुंचाया करते थे। उस समय व्यक्तिगत रूप से पहुंचाना भी बड़ी दुविधा का काम था, लेकिन आपने नेतृत्व के साथ साथ ये कार्य भी किया, इसलिए आपके इस कार्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपका जो नेतृत्व रहा बड़ा सफल रहा। लेकिन इस नेतृत्व के चलते झुंझुनू में, शेखावाटी में, सीकर में जो आंदोलन हुए उन आंदोलनों से सरकार अत्यंत त्रस्त हो उठी थी। इसी का परिणाम रहा कि 1934 में बोसाना कांड जो है वो बड़ी शर्मनाक घटना थी, जिसमें पुरुषों पर तो पाशविक अत्याचार किए ही गए लेकिन स्त्रियों के ऊपर भी पाशविक अत्याचार किए गए। ऐसा जो उस समय के वहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टा थे उन्होंने जो इतिहासकार थे उन इतिहासकारों को भी ये बताया कि उसमें स्त्रियों को भी नग्न करके पीटा गया था। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार था जो भारतीय पुरुषों के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए और हमारे लिए, सबके लिए अत्यंत लज्जाजनक था। सबने इस कांड की निंदा की थी। और इसके बाद में क्या है कि फिर भी ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं हुई, आंदोलन में कमी नहीं आई।
शेखावाटी की लगभग 14 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने नेतृत्व किया और अनेक दल भी संगठित किए। इनके अंदर 3 महिलाओं के नाम विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा। श्रीमती अंजना देवी चौधरी, दूसरी सुमित्रा खेतान, तीसरी दुर्गावती देवी शर्मा। ये 3 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने अनेक महिला संगठन खड़े किए और महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। इसके साथ ही पुरुषों के साथ भी आप जो है वो अनेक बार जो है वो सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रही। इनमें जो दुर्गावती देवी शर्मा हैं उसका कार्य भी अत्यंत सराहनीय रहा। 18 मार्च 1939 को आप जयपुर में गिरफ्तार की गई और आपको 4 माह का कारावास भोगना पड़ा। महिला क्रांतिकारियों में आप ऐसी पहली महिला हैं जिसने कारावास की सज़ा प्राप्त की थी। उसके बाद में झुंझुनू की ही श्रीमती रमा देवी का नाम भी मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जो 1920 से ही सक्रिय थी, लेकिन 1930 में अजमेर में जो बिजोलिया का जो किसान आंदोलन हुआ उसमें आप शामिल रही और उसके अंदर भी आपको भी गिरफ्तार होना पड़ा। आपने 6 मास का कारावास वहाँ पर भोगा। इसके बाद में सन 1939 में फिर दोबारा आपने जयपुर में सत्याग्रह किया और यहाँ पर भी क्या है कि आपको 1939 में गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर भी आपको 4 मास का कारावास दुर्गावती देवी शर्मा के साथ ही आपको दिया गया और 4 मास आप भी कारावास में रही। इस प्रकार से हमारे यहाँ की जो महिलाएं क्रांतिकारी थी उनका योगदान बड़ा अभूतपूर्व रहा है और अन्य क्षेत्रों से शेखावाटी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान सबसे अधिक रहा, ये मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद में हम चलते हैं क्रांति के मध्य भाग में। क्रांति के मध्य भाग में जो मुख्य बात थी वो थी प्रजामंडलों की स्थापना। प्रजामंडल एक ऐसी संस्थाएं थी जो क्रांतिकारियों ने स्वयं संगठित की थी और इसलिए संगठित की थी कि हम क्रांति को ऐसा रूप दे सकें जिससे क्या है कि सारा संगठन दिखाई दे और पूरे प्रांत का संगठन एक साथ दिखाई दे। इसलिए पहले अलग अलग प्रांतों में इसकी स्थापना की गई। 1931 में जयपुर और बूंदी में, बाद में 1934 में जोधपुर और कोटा में, इसके बाद 1936 में बीकानेर में, 1938 में सिरोही और अलवर में और 1944 में डूंगरपुर में। इस तरह से क्या है कि ये प्रजामंडल स्थापित हुए थे। प्रजामंडलों का कार्य क्रांतिकारियों को प्रेरित करना। दूसरी बात क्या है कि क्रांतिकारियों को यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई का निवारण करना, ये भी इनका मुख्य काम था। तो इसलिए क्या है कि इन प्रजामंडलों का जो योगदान रहा वो भी बड़े लंबे समय तक चला। 1947 तक निरंतर चलता रहा और निरंतर क्रांतिकारियों को इनका सहयोग प्राप्त होता रहा। इनके अलग अलग जो है वो नेतृत्व अलग अलग व्यक्ति करने वाले थे और उन्होंने अपना बहुत श्रेष्ठ योगदान दिया। फिर देखिए 1939 में सीकर में जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था उसमें एक जो क्रांतिकारी नेतृत्व था वो उभर कर हमारे सामने आया। उसका नाम मैं लेना चाहूँगा वेंकटेश पारीक। वेंकटेश पारीक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कूदन, गोठड़ा, मोल्यासी, बठोट इत्यादि क्षेत्रों में नेतृत्व किया, यानी क्रमशः ये नेतृत्व करते रहे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी भूमिका रही थी। उस समय भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे और उस समय इन्होंने 6 माह का कारावास जो है वो सज़ा दी गई थी और इन्होंने उस सज़ा को जो है स्वीकार किया। उसके बाद में क्या है कि ये सक्रिय रहे और अंत तक इनके सक्रियता बनी रही। इसके बाद में देखिए 2 क्रांतिकारी ऐसे हैं जो पहले से कार्यरत थे लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बहुत रही। मैं उनका नाम यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। जयपुर के पास ही बिलोची नामक ग्राम के रहने वाले बद्रीनारायण दोतोलिया आप पंडित थे और लाहौर में लाला लाजपत राय के साथ 1928 में आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहर्ष भाग लिया था
और क्रांति में आप पहले ही 1920 से ही सक्रिय थे, लेकिन 1928 में आपके समय में 17 नवंबर 1928 को वो दिन आया जब आप लाला लाजपत राय के साथ क्रांतिकारियों के से सहित वहाँ पर जो है अंग्रेज़ सैनिकों से मुठभेड़ में थे। और उस समय क्या है कि अंग्रेज़ सैनिकों द्वारा जो गोली चलाई गई थी उसमें लाला लाजपत राय मारे गए थे और आप घायल हो गए थे। उसके बाद में आप सक्रिय रहे। 15 अगस्त 1947 तक आपने ये राह देखी कि अगर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो भारतीय स्वतंत्रता का कुछ जो है वो सुख देख सकेंगे। लेकिन इससे पहले ही 14 अगस्त को जब पाकिस्तान की घोषणा हुई और उस समय का जो कत्लेआम किया गया तो उसको आपने अपनी आंखों से देखा। आप अपनी सारी संपत्ति छोड़कर 17 अगस्त को वापस जयपुर लौट आए। तो देखिए ऐसे क्रांतिकारी हमारे हुए हैं जिन्होंने क्या है कि सहयोग दे करके और हमारे बड़े नेताओं का सहयोग करके बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर के क्रांतिकारी बालचंद्र शर्मा का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिन्होंने कलकत्ता में छात्रों का नेतृत्व किया था और छात्रों को संगठित करने का कार्य किया था। उन्होंने एक समाचार पत्र भी वहाँ पर निकाला था, हालांकि उसका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका जो योगदान है वो छात्रों के लिए अत्यंत जो है वो प्रेरणादायी था। आप छात्रों को इसलिए प्रेरणा देते थे क्योंकि छात्र ही उस समय भावी पीढ़ी थे और वही क्रांति को जो है मजबूत बना सकते थे। इसी प्रकार से मैं बांसवाड़ा के पंडित दुर्गादत्त त्रिपाठी का नाम उल्लेख करना चाहूँगा, जो 1928 से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे। आप का जो कार्य है वो बड़ा विचित्र था। आप क्रांतिकारियों को शस्त्र उपलब्ध कराया करते थे और गुप्त रूप से शस्त्रों को लाते थे, खरीद करते थे और उनको क्रांतिकारियों को देते थे। ये एक उस समय की बहुत बड़ी भूमिका है। आपने रणभेरी नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया था जो पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य है। और प्रमुख रूप से तो ये कहा जाना चाहिए कि पहली बार जो प्रकाशित समाचार पत्र निकला वो ये रणभेरी समाचार पत्र था, जो लीथों से छपता था। उस समय छापाखाने नहीं थे, लेकिन पंडित जी चूँकि बनारस में रहे थे और वहाँ पर लीथों से छपाई होती थी, तो उसको पंडित जी ने देखा था और पंडित जी ने उसको भली प्रकार से समझा था। इसलिए क्या है कि उन्होंने स्वयं यहाँ पर लीथों से छापने का कार्य किया और उसमें अपने इस समाचार पत्र को तैयार करते थे और व्यक्तिगत रूप से ही क्रांतिकारियों तक वो पहुँचाया करते थे। इसी प्रकार से देखिए ब्यावर के अंदर हरिभाऊ उपाध्याय का जो योगदान रहा ब्यावर के जन आंदोलन में, वह भी एक उल्लेखनीय कार्य है। हरिभाऊ उपाध्याय वैसे तो क्या है कि सर्वोदयी नेता थे, इसलिए आपने प्रारंभ से ही क्या है कि सर्वोदय के क्षेत्र में और गांधी जी के जो आंदोलन थे उनमें आपने बड़ा सहयोग दिया। ब्यावर के अंदर जब नमक आंदोलन का जब विरोध किया जा रहा था उस समय आप ही का नेतृत्व था। उस समय आपको 2 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई थी, जो पहले से जो क्रांतिकारी चले आ रहे थे जिनको सज़ा दी गई थी उसकी अपेक्षा ज़्यादा थी। और 2 वर्ष का कारावास आपने जो है वो भोगा। उसके बाद में भी आप सक्रिय रहे और अंतिम सीमा तक आपने जो है वो क्रांति में साथ दिया। आपने गांधी आश्रम की स्थापना भी की थी और महिला शिक्षा सदन की स्थापना भी आपने की थी। इसलिए आपने क्या है कि जनकल्याण के कार्यों में भी क्या है कि व्यापक सहयोग दिया। केवल क्रांति तक की ही आप सीमित नहीं रहे, आपका क्षेत्र भारतीय समाज के लिए भी बड़ा देन रहा है। और इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा बीकानेर के वैद्य मघाराम जी के बारे में, जो बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानियों में आप उल्लेखनीय क्रांतिकारी थे। और आपने बीकानेर षड्यंत्र केस के अंतर्गत आप पर मुकदमा चलाया गया था। ये मुकदमा एक ज़बरदस्ती का था, जो ब्रिटिश सैनिकों ने केवल भय के मारे ही इस मुकदमे की शुरुआत की थी। 1945 के किसान आंदोलन में भी आपने नेतृत्व किया और उसके बाद में 1945 में जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन के अंतर्गत ही आपके पास में एक स्थान है बीकानेर के पास दूधवा खारा, वहाँ पर आपको गिरफ्तार कर लिया गया और आपको भी 3 माह के कारावास से दंडित किया गया। आपने इस दंड को भोगा और 1945 के बाद में आप जिस सशक्तता के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जुटे वह उल्लेखनीय है, क्योंकि
आपने क्रांतिकारियों को जो सहयोग दिया, आपने भगत सिंह को भी जो है सहयोग दिया था। इस कारण क्या है कि आपका जो नाम है वो क्रांतिकारियों में स्मरणीय है। इसी प्रकार कोटा के नैनूराम शर्मा का नाम मैं लेना चाहूँगा, जो इस स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय क्रांतिकारी रहे। आपने कोटा में तो नेतृत्व किया ही, एक बार कोटा जिले में ही इंद्रगढ़ के पास एक डाबी नामक स्थान है, तो वहाँ पर जन आंदोलन के लिए जो है क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ पर जब उन्होंने झंडा गान किया, उस झंडा गान के समय अंग्रेज सैनिकों ने गोली चला दी। इस गोली में एक नानक भील व्यक्ति था जिसका बलिदान हो गया, शहीद हो गया, और उससे नैनूराम शर्मा जो है अत्यंत उग्र हो उठे और उन्होंने अंग्रेज जो सैनिक था उस पर प्रहार किया। इसके कारण उनको क्या है कि कोटा जिले से भी निष्कासित कर दिया गया। बाद में आप क्या है कि कोटा से निष्कासित होने के बाद आप बूंदी में आ गए और गुप्त रूप से रहे। बूंदी के अंदर निवाड़ा नामक ग्राम है, वहाँ पर क्या है कि आपने जन आंदोलन का नेतृत्व किया। उस जन आंदोलन के नेतृत्व में आपको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको भी 3 वर्ष और 6 माह के कारावास की सज़ा दी गई, जो सबसे लंबी थी, लेकिन उस सज़ा को आपने भोगा। और उसके बाद में क्या है कि कोटा में आपने क्रांति की ऐसी मजबूत नींव स्थापित कर दी कि जिससे 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ आगे, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही उत्कृष्ट नेतृत्व और देखने को मिला। तथा मैं ये कहूँगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में राजस्थान में यदि किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यदि व्यापक रूप देखने को मिला तो वो कोटा में था। फिर देखिए, कोटा के ही क्रांतिकारियों में 2 क्रांतिकारी उल्लेखनीय रहे, अभिन्न हरि और मास्टर बजरंग लाल। अभिन्न हरि एक ऐसे कार्यकर्ता थे जो जिनका बचपन का नाम तो बद्रीलाल था, लेकिन क्या है कि क्रांति के क्षेत्र में जब आए तो क्रांतिकारियों ने उनका नाम अभिन्न हरि रखा, क्योंकि वो अभिन्न रहना चाहते थे, वो सबके साथ रहना चाहते थे और साथ बनाने के लिए उन्होंने जो है संगठन के लिए बड़े कार्य किए, संगठन को मजबूती प्रदान की। दूसरी बात क्या है कि उन्होंने छोटे बच्चों तक को क्या है कि गीतों के माध्यम से प्रेरित किया और छोटे बच्चों को भी क्या है कि उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरने का कार्य किया। इसलिए क्या है कि उनके उस कार्य को उल्लेखनीय कहा जा सकता है। दूसरे जो क्रांतिकारी थे मास्टर बजरंग लाल, उनका कार्य नागपुर में रहा। नागपुर में एक प्रमुख क्रांतिकारी थे बाबा अर्जुन। बाबा अर्जुन के साथ आपने जो है नागपुर में आंदोलन किया और कामठी में आंदोलन किया। आपने एक प्रसिद्ध गीत भी लिखा था जिसको क्रांतिकारी जब निकलते थे तो गाया करते थे। वो गीत था, सर बांधे कफनिया रे शहीदों की टोली निकली। तो ये बहुत प्रसिद्ध गीत रहा जो क्रांतिकारी हमेशा उसको गाया करते थे। इसलिए क्या है कि इनकी प्रसिद्धि उस समय महाराष्ट्र में बहुत अधिक थी। उसके बाद में मैं उल्लेख करना चाहूँगा एक ऐसी महिला क्रांतिकारी का जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में उसने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया। ये जो महिला क्रांतिकारी थी वो खोरा बीसल एक ग्राम है जयपुर के पास में, वहाँ की रहने वाली, इसका नाम रामप्यारी देवी शर्मा। ये 28 मार्च 1942 को इसने जयपुर में सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके पहली बार उत्तरदायी शासन दिवस मनाया। यानी ये हमारे अंग्रेज़ों को ये बता दिया कि हमारे कार्य के लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं और हम स्वयं अपना शासन संभालने के लायक है। तो इसलिए इन्होंने पहली बार जयपुर में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया था। दूसरी बात, इनके समय में क्रांतिकारी इनके ओजस्विता से, इनके शौर्य से, इनके पराक्रम से इतने प्रभावित हुए कि उस समय अंग्रेज़ों का झंडा जिसको यूनियन जैक कहा जाता था उसको जयपुर के अंदर जला करके और उसको विरोध प्रदर्शन किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ों के झंडे को उस समय कोई जला नहीं सकता था, लेकिन सब क्रांतिकारियों ने उस झंडे को जला करके और इस प्रकार का कार्य किया जो अत्यंत उल्लेखनीय रहा। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा लोहागढ़ के एक उल्लेखनीय क्रांतिकारी पंडित रमेश स्वामी, जो 1938 में लाहौर क्रांति के अंदर बड़े ही
सफल क्रांतिकारी रहे। 1939 में भरतपुर में भी आपने नेतृत्व किया क्रांति का, और 1942 में भुसावर में आपको गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर आपको 2 मास की कारावास की सजा दी गई। इसके बाद में जोधपुर के एक व्यक्ति का नाम मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वो है बालमुकुंद बिस्सा। बिस्सा जी, आप जो है संस्कृति के और संस्कृत के दोनों के बड़े ही विद्वान थे। आपको 9 जून 1942 को जब आप जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया और आपको कारावास की सजा दी गई। आप 19 जून को कारावास में ही आपका देहांत हो गया। इस प्रकार से मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि में अनेक ऐसे क्रांतिकारियों को देखता हूँ जिनका ऐसा बलिदान रहा है जो नींव की ईंट कहे जा सकते हैं इस आंदोलन में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान का जो योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता में, वो हमारी भावी पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। धन्य भारत, धन्य राजस्थान।